हेलो, वेलकम टू लीगल लेजेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डाइवोर्स यानी कि तलाक। अब देखिए, इसमें कई सारे टाइप्स होते हैं डाइवोर्स में, जो कि हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले तो मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि मैं क्या क्या डिस्कस करूँगा, कौन से टाइप के तलाक कितने टाइप के होते हैं। तो मैं आपको एक ओवरव्यू चार्ट दिखा देता हूँ। तो इसमें देखिए, डाइवोर्स तो एक तो जो तलाक होता है वो चार टाइप के बेसिकली होते हैं। देखिए, एक तो बाय हस्बैंड होता है, फिर सेकंड बाय वाइफ होता है, फिर बाय थर्ड बाय म्यूचुअल कंसेंट होता है, मतलब कि हस्बैंड और वाइफ के म्यूचुअल कंसेंट से होता है। और जो फोर्थ जो पार्ट है उसमें जुडिशियल डिक्री के थ्रू होता है। जो फोर्थ पार्ट है उसमें फिर कोर्ट इंटरवीन करती है। अब देखिए, आज इसको ये थोड़ा लंबा टॉपिक है डाइवोर्स का, इसलिए हम लोग इसको दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस पार्ट में जो पार्ट फर्स्ट है इसमें हम लोग बाय हस्बैंड और बाय वाइफ का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बाय हस्बैंड में तीन चीज़ आती है: तलाक, इला, ज़ेहर। अब तलाक में भी दो पार्ट हैं, एक तलाकुल सुन्नत है, एक तलाकुल बिद्दत है। अब तलाक़ुल सुन्नत में भी सब डिवाइड है: तलाक़ एहसन और तलाक़ हसन। और तलाक़ुल बिद्दत में ट्रिपल तलाक़, जो ट्रिपल डिवोर्स है, ट्रिपल इंस्टेंट जो तलाक़ है, उसको ही हम लोग तलाक़ुल बिद्दत कहते हैं। और एक तलाक़ुल सुन्नत होता है। तो ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं तलाक़ बाय हस्बैंड। अब तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। अब सबसे पहले तो मीनिंग देख लेते हैं कि ये जो तलाक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको बहुत ही हेटफुल एक्सरसाइज माना गया है। मतलब कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है, उन्होंने इसको बहुत ही हेटफुल, मतलब है तो लीगली एक्सरसाइज है, मतलब कि इसको इसको कुरान भी इजाज़त देता है और वैसे भी इंडिया में लीगली है। लेकिन जो प्रॉफिट मोहम्मद है, जो वो कहते हैं कि ये एक ऐसी लीगल एक्सरसाइज है जो सबसे ज़्यादा जो बुरी मानी गई है, मतलब बहुत ही हेटफुल है गॉड के आगे। तो इसको इसको बहुत ही बेकार माना गया, मतलब एकदम लास्ट ऑप्शन इसको माना गया, ये आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले मतलब कि अगर कोशिश हो तो रिकन्सिलिएशन हो जाए और आर्बिट्रेशन हो जाए, जो बड़े लोग हैं वो बैठ के बात कर लें कि भाई क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। एंड में ये एक्सरसाइज होना है, मतलब ये जो डाइवोर्स है वो एंड में अगर हो सके तो हो, स्टार्टिंग में ही नया हो जाए। अब देखिए, तलाक का मतलब होता है रिप्यूडिएशन, मतलब रिफ्यूज़ल ऑफ मैरिज बाय द हस्बैंड। ये हमेशा हस्बैंड के द्वारा होता है, क्योंकि हस्बैंड के पास ही जो रियल पावर होती है वो होती है। वाइफ के भी पास पावर होती है, जिसको हम लोग तलाक तफवीज़ कहते हैं, लेकिन वो भी एक तरीके से हस्बैंड से ही मिलती है। तो तलाक का मतलब होता है रेप्यूटेशन, मतलब कि जो जो मैरिज टाई है उसको रिफ्यूज़ कर देना। और मुस्लिम लॉ में ये जो है ये इमीडिएटली भी हो सकता है और इवेंचुअली भी हो सकता है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि अ मुस्लिम हस्बैंड हु में रिप्यूडिएट हिज वाइफ एट हिज ओन प्लेजर विद और विदाउट कॉज। विद और विदाउट कॉज के भी वो दे सकता है, चाहे वो कॉज से दे या विदाउट कॉज से, एक मुस्लिम हस्बैंड दे सकता है अपनी वाइफ को डिवोर्स। अब देखिए, ही कैन प्रोनाउंस तलाक एट एनी टाइम, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर हिम टू ऑब्टेन द प्रायर परमिशन। ये ज़रूरी नहीं है कि वो वाइफ की प्रायर परमिशन ले तब वो डाइवोर्स दे अपनी वाइफ को, ये ज़रूरी नहीं है। देखिए, दो टाइप के तलाक होते हैं, रेवोकेबल और इर्रेवोकेबल। देखिए दिक्कत कब आती है, जब इर्रेवोकेबल डायरेक्ट हो जाता है। एक तो देखिए, जो तलाकुल सुन्नत है वो पहले रिवोकेबल होता है कुछ टाइम तक। मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइम तक वो रिवोकेबल होता है, मतलब कि हस्बैंड वापस से शादी को कंटिन्यू कर सकता है, एक टाइम के बाद वो इर्रेवोकेबल हो जाता है। लेकिन जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है वो डायरेक्ट इर्रेवोकेबल हो जाता है। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो जब भी वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हस्बैंड प्रोनाउंस करता है तो वो इर्रेवोकेबल हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आ गई थी मुस्लिम वुमेन के राइट के लिए। उनको कोई भी हस्बैंड व्हाट्सएप पे भेज दे रहा है, फेसबुक पे भेज दे रहा है, ईमेल के थ्रू भेज दे रहा है, बाय वर्ड्स बोल दे रहा है कि तलाक तलाक तलाक, ऐसे नहीं होता है। तो ये वुमेन के राइट्स के साथ बहुत ही बड़ा ये मतलब न्याय वाली बात नहीं थी। और जो इर्रेवोकेबल जो प्रोनाउंसमेंट है, जो तलाक है, उसको हम लोग तलाक बैन भी बोलते हैं, तलाक बैन।
अब नेक्स्ट देखते हैं कि देखिए सबसे पहले हम लोग तलाकुल सुन्नत में एहसन और हसन डिस्कस करेंगे। देखिए तलाकुल सुन्नत का मतलब ये एक सुन्नत है, मतलब जो प्रॉफिट मोहम्मद है, जो हम लोग सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ में जो सेकंड सोर्स था, जो प्राइमरी सोर्स था सुन्नत, तो वो वही वाला सुन्नत है। तो तलाकुल सुन्नत में जो ये बेस्ट तरीका है, मतलब तलाक देने का ये बेस्ट तरीका माना गया है तलाकुल सुन्नत। इसमें जो एहसन है वो मोस्ट अप्रूव्ड मोड ऑफ तलाक माना गया है। एहसन मतलब क्या होता है कि वेरी प्रॉपर और बेस्ट, इसका मतलब ही होता है कि वेरी प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक। दिस सिग्निफाइज दैट द तलाक प्रोनाउंस्ड इन द एहसन फॉर्म इज़ वेरी बेस्ट काइंड ऑफ तलाक। इसको सबसे बेस्ट इस्लाम में, शरिया लॉ में सबसे बेस्ट माना गया है। अब देखिए इसमें क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हस्बैंड प्रोनाउंस करता है, मतलब कि कहता है डाइवोर्स, मतलब कि तलाक वो बोलता है सिंगल सेंटेंस में एक बार। मतलब कि हस्बैंड ने तलाक बोला, यहाँ से जैसे ही उसने बोला इद्दत पीरियड शुरू हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हस्बैंड ने तलाक बोला, और जो सेकंड इसका कंडीशन है, जो तलाक बोलेगा वो वाइफ की स्टेट ऑफ प्योरिटी में ही बोलना चाहिए। स्टेट ऑफ प्योरिटी मतलब क्या होता है, उसको हम लोग अरबी में बोलते हैं तोहर पीरियड। तोहर का मतलब ये होता है कि जब वोमेन जो होती है, जो वाइफ है, जो वो फ्री होती है उसके मेंस्ट्रुअल कोर्स से, उसको जो वो पीरियड होता है जब वो फ्री होती है, तो उसको तोहर पीरियड कहते हैं। तो उस तोहर पीरियड में ही जो है हस्बैंड को प्रोनाउंस करना है सिंगल सेंटेंस तलाक। जैसे ही वो सिंगल सेंटेंस तलाक कहेगा, इद्दत पीरियड शुरू हो जाएगा, और इद्दत पीरियड में वो इंटरकोर्स नहीं कर सकता। इद्दत पीरियड मैंने बताया था 90 डेज़ का चलता है। डाइवोर्स के केस में, डेथ के केस में 4 मंथ्स 10 डेज़ का चलता है। तो डाइवोर्स के केस में इद्दत पीरियड अगर अगर मेंस्ट्रुअल है, अभी है वुमेन में, तो 3 मेंस्ट्रुअल तक मतलब 3 मेंस्ट्रुअल तक चलेगा, जो कि 28 टू 35 डेज़ में आता है वुमेंस के। तो वो 3 जो होगा तब चलेगा। और अगर मान लीजिए 50 प्लस है वुमेन, मेनोपॉज हो चुका है, तो ये वाला जो तोहर है वो नहीं ध्यान दिया जाएगा, मतलब वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। तो एहसन तो ये तलाक देने का है। अब हम लोग एहसन का ही कुछ देख लेते हैं। अब कुरान क्या कहता है, कुरान इटसेल्फ सेज दैट डाइवोर्स वुमेन की शुड कीप देमसेल्व्स इन वेटिंग फॉर 3 कोर्सेस। जैसा कि मैंने बताया कि 3 महीना 3 कोर्स में जो मेंस्ट्रुअल कोर्स रहता है वो 3 महीना वो इद्दत में रहती है, जो कि वेटिंग पीरियड जिसको मैंने बताया था, इद्दत पीरियड इज ऑल्सो नोन एज वेटिंग पीरियड फॉर वुमेन। अब नेक्स्ट है कि अ प्रोनाउंसमेंट मेड इन द एहसन फॉर्म इज़ रिवोकेबल ड्यूरिंग इद्दत। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो तलाकुल सुन्नत है वो एक रिवोकेबल तलाक होता है। कब तक रिवोकेबल होता है, जब तक कि वुमेन का इद्दत पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता। वुमेन का 3 महीने बाद इद्दत पीरियड अगर ख़त्म हो गया, तो वो जो है वो इरेवोकेबल हो जाता है। तो तब तक के लिए जो 3 महीने का गैप दिया है, जो इद्दत पीरियड है, उसमें जो बड़े हैं घर के, जो भी मौलाना काजी जो भी हैं, तो वो आके हस्बैंड वाइफ के बीच में रिकन्सिलिएशन बातचीत करवा सकते हैं कि भाई क्या दिक्कत हो गई, क्या प्रॉब्लम हो गई, ये सब कर सकते हैं। तो वो रिवोकेबल होता है टिल इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड के बाद वो इरेवोकेबल हो जाता है। फिर अगर उस हस्बैंड को फिर से शादी करनी है, तो वो जो वाइफ है उसको किसी और अनदर मैन से, अदर देन हिज हर हस्बैंड, उसको किसी और से मैरिज करना होगा, और उसके बाद उसको तलाक देना होगा, तब वो अपने फर्स्ट वाले हस्बैंड से फिर से शादी कर सकती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, मैं आपको ऊपर ऊपर बता दिया। अब देखिए एक्सपायरेशन कब होता है, जबकि इद्दत पीरियड एक्सपायर हो जाता है, तब वो इरेवोकेबल हो जाता है, मैंने आपको बता दिया। अब एहसन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हसन क्या होता है, हसन में भी यही होता है, जैसे कि वो प्रॉपर फॉर्म है, इसको भी गुड मोड ऑफ तलाक माना गया है। और हसन मीन्स होता है गुड। तलाक प्रोनाउंस इन हसन फॉर्म मस्ट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। अब देखिए कौन कौन से कंडीशन फॉलो करता है हसन में। देयर मस्ट बी 3 सक्सेसिव प्रोनाउंसमेंट। देखिए उसमें हसन में एक प्रोनाउंसमेंट हस्बैंड बोलता था तलाक, उसके बाद इद्दत पीरियड शुरू हो जाता था। इसमें 3 सक्सेसिव, मतलब एक के बाद एक प्रोनाउंसमेंट करता है। देखिए सक्सेसिव प्रोनाउंसमेंट को आप लोग ट्रिपल तलाक मत समझ लीजिएगा। ये हर एक महीने पे, हर एक जब तोहर पीरियड वुमेन का आता है, जब एक मेंस्ट्रुअल उसका ख़त्म होता है, तब वो कहता है ना, तब वो कहता है, मतलब हर सक्सेसिव मेंस्ट्रुअल जो पीरियड होता है उस पे कहता है। मैं आपको समझाऊंगा।
इन केस ऑफ मेंस्ट्रुएटिंग वाइफ, अगर वाइफ मेंस्ट्रुएटिंग में है तो फर्स्ट प्रोनाउंसमेंट शुड बी मेड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ तोहर। जो उसका फर्स्ट प्रोनाउंसमेंट होगा तो वो तोहर के पीरियड में ही होगा। मैं आपको तोहर समझा चुका हूँ कि जब वाइफ फ्री रहती है मेंस्ट्रुअल कोर्सेज से तो उसको तोहर पीरियड कहते हैं। तो जो फर्स्ट प्रोनाउंसमेंट हस्बैंड कहेगा वो तोहर पीरियड में ही कहेगा। और सेकंड कब कहेगा? सेकंड तब कहेगा जब नेक्स्ट तोहर उसका आएगा, मतलब ठीक उसके बाद वाला जो तोहर होगा उसमें नेक्स्ट कहेगा। और थर्ड कब होगा? थर्ड वही होगा कि उसके बाद जो होगा। ऐसे करके हर तोहर पीरियड में वो एक के बाद एक कहेगा। मतलब इसमें भी 3 महीने का वो चलता है, लेकिन हर महीने वो कहता है, हर मेंस्ट्रुअल कोर्स पे वो हर एक महीने पे वो तलाक यानी कि डाइवोर्स प्रोनाउंस करता है। तो ऐसे इसमें भी अगर वो फर्स्ट प्रोनाउंस कर रहा है तो तब से लेके वाइफ जो है वो इद्दत में ऑब्ज़र्व करती है, इद्दत में बैठ जाती है, और जब तक उसका लास्ट तोहर पीरियड मतलब कि 3 तोहर नहीं हो जाता तब तक कि ये रिवोकेबल होता है। उसके बाद ये इर्रिवोकेबल हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए नॉन मेंस्ट्रुएटिंग वाइफ है तो नॉर्मली 30 डेज़ मान लिया जाता है, यानी कि 30 × 3 90 डेज़, यानी कि 3 महीने का इद्दत पीरियड चलता है। और 3 महीने के पहले हस्बैंड चाहे रिवोक कर सकता है, और 3 महीने के बाद इद्दत पीरियड ख़त्म होने के बाद वो रिवोक नहीं कर सकता। वो मैरिज इर्रिवोकेबल हो जाती है। और तोहर पीरियड में, जिस पीरियड में मतलब जो तोहर पीरियड है उसमें वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकता। जो उसका इद्दत पीरियड है, जो उसका जो तोहर का पीरियड है, मतलब जब वो तलाक प्रोनाउंस करेगा, एक बार तलाक प्रोनाउंस करा तो उसके 3 महीने तक, जब तक कि वो रिवोक नहीं कर सकता, रिवोक नहीं करता हस्बैंड 3 महीने के पहले, तब तक वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकता। ठीक है। मैं आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ, लेकिन अगर ध्यान से आप लोग रीडिंग करेंगे और थोड़ा बहुत ध्यान से सुनेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा आप लोग को। अब देखिए हसन हो गया। अब हम लोग क्या कहते हैं, आफ्टर द थर्ड प्रोनाउंसमेंट ऑफ डाइवोर्स। देखिए आफ्टर जो हम लोग तलाक़ के हसन की ही बात कर रहे हैं, जो लास्ट प्रोनाउंसमेंट हस्बैंड देता है, थर्ड प्रोनाउंसमेंट ऑफ डाइवोर्स, तो उसके ऊपर उसकी वाइफ जो होती है वो अनलॉफुल हो जाती है, मतलब लॉफुल नहीं रहती है, और उसके बाद मतलब जो सेक्सुअल इंटरकोर्स वो नहीं कर सकता है ना। और सच डाइवोर्स बिकम्स इर्रिवोकेबल ऑन द थर्ड प्रोनाउंसमेंट। थर्ड प्रोनाउंसमेंट के बाद वो जो डाइवोर्स है वो इर्रिवोकेबल हो जाता है, और इर्रिवोकेबल को हम लोग तलाक़ बैन कहते हैं। अब देखिए तलाक़ एहसन में इर्रिवोकेबल कब होता है? एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ इद्दत। जब इद्दत का पीरियड एक्सपायरी होता है तब इर्रिवोकेबल मैरिज बन जाती है तलाक़ एहसन में। और हसन में कब इर्रिवोकेबल होती है? थर्ड प्रोनाउंसमेंट जब बोल देता है, जब थर्ड प्रोनाउंसमेंट कर देता है। लेकिन जो तलाक़ हसन है उसमें इद्दत पीरियड का कोई लेना देना नहीं, बस वो थर्ड प्रोनाउंसमेंट जब कहेगा तो वो मैरिज इर्रिवोकेबल हो जाएगी। और तलाक़ एहसन में इद्दत पीरियड के ख़त्म होने के बाद। अब तलाक़ुल बिद्दत क्या होता है? अब तलाक़ुल बिद्दत ही ट्रिपल तलाक़ को कहते हैं। मैं एक इसका अलग वीडियो बनाऊंगा, ट्रिपल तलाक़ का केस क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो 2017 में आया, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद मैं मुस्लिम प्रोटेक्शन जो एक्ट है, मुस्लिम प्रोटेक्शन एक्ट ऑन इन मैरिज 2019 का जो एक्ट है वो भी मैं डिस्कस करूँगा कि उसका क्या है कंडीशन। अब देखिए जो तलाक़ुल बिद्दत है वो सुन्नी लॉ मानता है लेकिन शिया लॉ नहीं रिकॉग्नाइज़ करता। शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, 2017 की बात है। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पार्लियामेंट ने एक ट्रिपल तलाक एक्ट पास कर दिया जिसको नाम दिया मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, जो कि क्रिमिनलाइज कर दिया ट्रिपल तलाक को और पनिशेबल बना दिया इसको। इसको इम्प्रिजनमेंट में उसमें तब्दील कर दिया, जो कि 3 साल तक इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट हो सकती है इसमें, अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को। अब देखिए इसमें बहुत ही डिबेट है कि पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, 3 साल जेल में कैसे रहे हस्बैंड। तो अगर मान लीजिए अगर वो तलाक देता है तो उसे 3 साल जेल में रखेंगे तो फिर कमाएगा कौन, उसको मेंटेनेंस कौन देगा। तो ये सब काफ़ी डिबेट है, ये हम लोग जब तलाक़ुल बिद्दत, जब ट्रिपल तलाक की वीडियो बनाएंगे तो उसमें अलग से डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब आता है इला और ज़हर। देखिए
इला का मतलब क्या होता है, वो ऑफ कॉन्टिनेंस, वो का मतलब एक कसम खाना, कि हस्बैंड ने कसम खा लिया कि मैं 4 महीने तक अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करूँगा और उसको ऐसे ही छोड़ दूँगा। और मतलब कि विद हिज वाइफ एंड लीव्स द वाइफ टू ऑब्जर्व इद्दत, ही इज सेड टू मेक इला, और वो कहता है कि अपनी वाइफ से इद्दत को ऑब्जर्व करने को, और वो 4 महीने तक इंटरकोर्स को एब्सटेन करता है, मतलब कि रोकता है कि 4 महीने तक एब्सटेन करता है फ्रॉम इंटरकोर्स विद हिज वाइफ, है ना। तो मैरिज क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है इसमें। अब कंडीशन क्या है कि इसमें कंडीशन है कि हस्बैंड जो है वो मेजॉरिटी होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और उसने एक कसम लेनी चाहिए, और वो कसम क्या होनी चाहिए कि वो एब्सटेन करेगा सेक्सुअल इंटरकोर्स से उसकी वाइफ के साथ, और उसको उस सेक्सुअल इंटरकोर्स को एब्सटेन के लिए वो 4 महीना उसको 4 मंथ उसको कंटिन्यू रखेगा। तो इसके बाद जो होती है वो मैरिज डिसॉल्व हो जाती है। सो जो इसके बाद जो वाइफ होती है उसके पास एक राइट आ जाता है टू सीक डाइवोर्स थ्रू कोर्ट, कोर्ट के थ्रू वो जो डाइवोर्स है वो ले सकती है। तो इला जो है वो इला और जहर प्रैक्टिकली इंडिया में प्रिवेल नहीं करता है, मैं ऐसे थ्योरी के लिए बता रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली इंडिया में तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत तो अब क्रिमिनलाइज हो गया है, सिर्फ तलाकुल सुन्नत करता है। इला जहर मैं आपको थ्योरी के लिए बता रहा हूँ। अब जहर क्या होता है, जहर में इफ़ द हस्बैंड कंपेयर्स हिज वाइफ टू हिज मदर और सिस्टर और अदर फीमेल विद इन अ प्रोहिबिटेड डिग्री। अब देखिए जहर में ये होता है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को अपनी मदर या अपनी सिस्टर या कोई भी ऐसी फीमेल जो कि उसके ब्लड रिलेशन में आती हो, मतलब हस्बैंड के जो ब्लड रिलेशन में आती हो, जिसको हम लोग प्रोहिबिटेड डिग्री, मतलब कि जिससे कि वो शादी नहीं कर सकता, अगर उससे कंपेयर कर रहा है हस्बैंड अपनी वाइफ को, तो वाइफ के पास एक राइट आ जाता है उसके साथ ना रहने का। और जब तक कि ये राइट उस वाइफ के पास रहता है, जब तक कि हस्बैंड माफ़ी ना मांग ले उस पर। तो ये एक ऐसे ही सा मतलब थ्योरी का है, ऐसा कुछ प्रैक्टिकल जहर ज़्यादा प्रिवेल करता नहीं है, मेरे ख्याल से रेयर ही करता है, इंडिया में तो ना के बराबर। देन वाइफ हैज़ अ राइट टू रिफ्यूज़ सेक्सुअल इंटरकोर्स, और वाइफ के पास ये राइट आ जाता है कि वो रिफ्यूज़ कर सके सेक्सुअल इंटरकोर्स से विद हिज हस्बैंड, और अप्लाई करती है वो कोर्ट के थ्रू एक ऑर्डर, मतलब कि वो कोर्ट जाके ये भी कह सकती है कि जो उसका हस्बैंड है उससे माफ़ी हम मतलब मांगे, या तो उसे रेगुलर डाइवोर्स की डिक्री कोर्ट दे दे। तो ये वाइफ के पास राइट आ जाता है अगर हस्बैंड जहर जैसा कोई एक्सरसाइज करता है। तो एला और जहर तो मैंने आपको बता दिया कि एक मतलब थ्योरी के लिए, प्रैक्टिकली इसका कोई वो नहीं है, और ना ही इंडिया में ये प्रिवेल करता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तलाक़ तफ़वीज़, जो कि एक वाइफ़ का मतलब राइट है, ऐसा माना जाता है, लेकिन ये वाइफ़ को हस्बैंड से ही मिला है। तो लॉ की नज़र में जो तलाक़ तफ़वीज़ है ये वाइफ़ को हस्बैंड से ही मिला है, लेकिन देती तो वाइफ़ है। देखिए ये क्या है, इट इज़ तलाक बाय द वाइफ अंडर द हस्बैंड्स डेलीगेटेड पावर। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ये एक डेलीगेशन है। देखिए तफवीज़ का मतलब क्या होता है, तफवीज़ का मतलब ही होता है डेलीगेशन, मतलब जो कि डेलीगेटेड पावर हैं, हस्बैंड हस्बैंड की जो पावर डेलीगेटेड वाइफ्स को मिली हुई हैं। तो ये डेलीगेटेड पावर है हस्बैंड की। इसमें क्या होता है, इसमें एग्रीमेंट होता है शादी के पहले या शादी के बाद कि वाइफ कुछ ऐसी शर्त रख देगी, मतलब वाइफ की लिबर्टी है शादी के पहले या बाद कुछ ऐसी शर्त रखने की, अगर हस्बैंड ऐसा कोई सर्टेन काम करता है तो वो राइट वाइफ के पास राइट आ जाता है हस्बैंड को डिवोर्स देने का। और वो कंडीशन कुरान और शरिया के और पब्लिक पॉलिसी के कॉन्ट्रेरी नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट नहीं होना चाहिए वो। तो दीज कंडीशंस आर सच एस, जैसे कौन सी कंडीशन होती है मैं आपको बता देता हूँ, कि हस्बैंड दूसरी शादी नहीं करेगा, हस्बैंड कैन नॉट मैरी अ सेकेंड वाइफ, और हस्बैंड जो है वो मेंटेनेंस देने के लिए फेल नहीं होगा। तो ये सब वैलिड कंडीशन मान ली जाती हैं। और भी कई सारी कंडीशन, देखिए सिविल कॉन्ट्रैक्ट है मैरिज, कोई भी कंडीशन रख सकती है वाइफ और हस्बैंड भी, है ना। लेकिन वो जो कंडीशन है वो जो कुरान सुन्ना है उसके कॉन्ट्रेरी नहीं होना चाहिए, उसके अपोज नहीं होने चाहिए। तो ये चीज़ है। तो वाइफ जब ऐसा कंडीशन रख देती है, सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशन, और वो कंडीशन नहीं हो पाता है, तो वाइफ के पास ये पावर आ जाती है कि वो तलाक का मतलब उसको तलाक दे सकती है हस्बैंड को। तो ये कंडीशन है, और ये रीज़नेबल होना चाहिए, नॉट अपोज टू द प्रिंसिपल्स ऑफ कुरान एंड शरिया एंड ऑल्सो पब्लिक पॉलिसी। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग ने बाय बाय हस्बैंड बाय हस्बैंड में हम लोग ने तलाक देख लिया, इला देख लिया, जहर देख लिया, तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत देख लिया। बाय वाइफ में हम लोग ने तलाक तफवीज़ देख लिया।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाय म्यूचुअल कंसेंट और बाय जुडिशियल डिक्री की बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाय म्यूचुअल कंसेंट, जो कि उसके दो पार्ट हैं, खुला और मुबारत। मैं आपको दिखा देता हूँ खुला और मुबारत, और फिर एंड में बाय जुडिशियल डिक्री की बात करेंगे कि जुडिशियल डिक्री में जो कि लेजिस्लेशन है, जो कि एक्ट है, उसमें कौन कौन से राइट्स वुमेन को दिए हुए हैं और हस्बैंड को दिए हुए हैं कि वो डाइवोर्स के लिए क्लेम कर सकती है।